वक्त की बड़ी खबर अवदिव्का से। अवदिव्का में यूक्रेन का हमला नाकाम हुआ। बक एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन देखने को मिला। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले को फेल कर दिया। यूक्रेन के 6 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया गया। कल यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। इस हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ। इसी का पलटवार करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के 5 शहरों पर जबरदस्त स्ट्राइक की, मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए और अब पुतिन के टारगेट पर उत्तर पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका है जो कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे यूक्रेन की हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के उस ऐतिहासिक शहर पर क्यों और कैसे कब्जा करना चाहते हैं पुतिन। देखिए इस रिपोर्ट में। चालीस घंटे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया को दहलाया। क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना के मिलिट्री बेस और हथियार गोदामों को निशाना बनाया। सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना ने रूस के समारा रिज में मौजूद एयरफील्ड पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। जिसमें रूसी वायुसेना के कई अटैक हेलीकॉप्टर खाक हो गए। मगर यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन सेना ने इतने विनाशक अंदाज में प्रतिशोध लिया, जिसके बाद यूक्रेनी सरजमीं बारूद से थर्रा गई। क्योंकि रूसी डिफेंस ने आत्मघाती ड्रोन और घातक मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर तबाही मचाई। मसलन चेर्निहिव शाहिद कामिकाज़े ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार। चेर्निहिव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, हमले में 20 की मौत और 78 लोग घायल। ओडेसा रूसी डिफेंस का ड्रोन से विस्फोटक हमला। ओडेसा पोर्ट भीषण तरीके से क्षतिग्रस्त। यूक्रेनी नौसेना के कई जहाज तबाह हुए। कीव शाहिद 131-136 ड्रोन से सीरियल अटैक। कीव में मौजूद होटल पर रूस की ड्रोन स्ट्राइक। होटल यूक्रेनी सेना के अफसरों का सीक्रेट ठिकाना। हमले में 18 से ज्यादा यूक्रेनी अफसरों की मौत। यकीन मानिए, चंद घंटों के भीतर सेंट्रल यूक्रेन से लेकर साउथ यूक्रेन यानी ब्लैक सी से सटा इलाका मिसाइलों और ड्रोन हमलों से थर्रा गया। लेकिन यह तो पुतिन के इंतकाम का महज छोटा सा ट्रेलर है। आशंका जताई जा रही है कि अब पुतिन यूक्रेन के एक ऐसे शहर को टारगेट करने की तैयारी कर रहे हैं जिस पर कब्जे के साथ ही वो आधे यूक्रेन को जीत लेंगे। और जानते हैं, यूक्रेन के उस शहर का नाम खार्किव है। जो कि दक्षिण पूर्वी इलाके में आता है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन का मकसद खार्किव पर कब्जे का है और इस मिशन को पूरा करने के लिए रूसी ब्रिगेड बीते कई दिनों से खार्किव में तबाही मचा रही है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि खार्किव जीतने के लिए पुतिन ने 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर दिया है। आखिर क्यों, यह भी आपको बताते हैं। कीव से पहले पुतिन के टारगेट पर खार्किव क्यों है? क्यों रूसी ब्रिगेड खार्किव पर कब्जे की कोशिश में जुटी है? तो आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव ही है।
उत्तर पूर्वी यूक्रेन का ये शहर रूसी बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रूसी डिफेंस का दावा है कि खार्किव रीजन से ही यूक्रेनी सेना बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम देती है। और सबसे अहम बात यह कि खार्किव में यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस और हथियार गोदाम है। ऐसे में खार्किव पर कब्जे के साथ ही रूस अपने सरहदी इलाकों पर हमले को रोकने में कामयाब हो जाएगा। वहीं खार्किव पर कंट्रोल के साथ ही यूक्रेन के करीब 80% उत्तरी पूर्व इलाके पर रूस का कंट्रोल हो सकता है। खार्किव पर रूसी झंडा फहराना मौजूदा वक्त में पुतिन का बड़ा एजेंडा यूं ही नहीं बना। दरअसल खार्किव पर कंट्रोल से सीधे तौर पर रूस को दो फायदे होंगे। एक तो यूक्रेन की तरफ से हमले खत्म हो जाएंगे, वहीं खार्किव फ्रंट से पुतिन कीव पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। सेंट्रल यूक्रेन में बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा इसी कड़ी में रूस की तरफ से खार्किव पर हमले की शुरुआत भी हो चुकी है। खार्किव के खिलाफ पुतिन ने जो आक्रामक प्लान तैयार किया है, उससे पूरे खार्किव इलाके में खौफ पसरा हुआ है। खार्किव के मेयर भी रूसी हमले के डर से सहमे हुए हैं। मसलन किसी भी वक्त रूसी सेना खार्किव पर बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। लिहाजा हमें जल्द से जल्द डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और अमेरिका ही हमारी मदद कर सकता है। खार्किव को रूस के हमले से बचा सकता है, वरना पुतिन की सेना खार्किव को अलेप्पो बनाने में वक्त नहीं लगाएगी। खार्किव के मेयर का यह बयान सन्न कर देने वाला है। तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि आखिर इहोर तेरेखोव ने खार्किव की तुलना सीरियाई शहर अलेप्पो से क्यों की? क्यों अलेप्पो की तरह खार्किव की तबाही की आशंका जताई? तो आपको बता दें कि अलेप्पो की तरह खार्किव यूक्रेन का ऐतिहासिक शहर है। हेरिटेज साइट के चलते खार्किव बड़ा टूरिस्ट हब भी है। साल 1934 से पहले खार्किव यूक्रेन की राजधानी थी। खार्किव यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है। यूक्रेन के कई बड़े एनर्जी संयंत्र खार्किव शहर में मौजूद हैं। जिस तरह सीरिया में मौजूद अलेप्पो की गिनती दुनिया के ऐतिहासिक शहरों में होती थी, अलेप्पो को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक घोषित कर रखा था। मगर 2012 में सीरिया में जब सिविल वॉर का आगाज हुआ और सीरिया का खूबसूरत शहर अलेप्पो तहस नहस हो गया, ठीक इसी तरह रूस भी खार्किव को तबाह कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रूस के लिए खार्किव सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसे ही जीतने के साथ पुतिन कीव पर कब्जे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि खार्किव में रूसी मूल के लोगों की तादाद भी ज्यादा है। लेकिन ज़ेलेंस्की इतनी आसानी से रूस को खार्किव जीतने नहीं देंगे। भले ही रूस खार्किव में तबाही मचा रहा है, मगर रूसी हमलों को रोकने के लिए और प्रचंड पलटवार करने के लिए ज़ेलेंस्की ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दावा किया जा रहा है कि खार्किव को बचाने के लिए जल्द ही नेटो में बड़ी बैठक होने वाली है। मुमकिन है खार्किव पर रूसी हमले को नाकाम करने के लिए अमेरिका पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दे। अब यह देखना होगा कि खार्किव को लेकर जो जंग छिड़ी है उस पर रूसी अटैक की जीत होती है या फिर यूक्रेन का डिफेंस मजबूत खार्किव के किले को अभेद्य रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी एयरफोर्स की स्ट्राइक, Su-34 से रूस की विध्वंसक बमबारी हुई है। हमले में यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। 17 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई है।
अमेरिका लगातार मना कर रहा है, जबकि इजराइल जिद पर अड़ा है कि ईरान पर हर हाल में हमला करेगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का संकट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हमास की कैद में बंधक मुसीबत बन गए हैं। अगर इजराइल हमला करता है तो हमास बंधकों को मार सकता है। दूसरी तरफ ईरानी जासूस इजराइल में जा घुसे हैं, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को फेल करने का मंसूबा पाले हुए हैं। अमेरिका भी हमले से कदम पीछे खींच रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अकेला पड़ता जा रहा है इजराइल? ईरान का मुकाबला करने का दमखम रखता है क्या? अगर शुरू ईरान ने किया है तो खत्म इजराइल करेगा। अब ना तो इजराइल अमेरिका की सुन रहा है, ना ही संयुक्त राष्ट्र की। इजराइल के सिर पर युद्ध सवार है। उसे चाहिए सिर्फ बदला, बदला और बदला। इसके लिए इजराइल जो कर रहा है वो समझिए। वॉर कैबिनेट की आज अंतिम मीटिंग होनी है, जिसमें तय होगा कि ईरान पर हमला कब, कैसे और कहां होगा। इसके अलावा मोसाद कमांडो की स्पेशल टीम ईरान में घुसपैठ के लिए तैयार है, जो सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए IRGC के कई कमांडर पर हमला करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी तैयारी है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर ड्रोन हमले का ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, जिसमें फोर्दो और इस्फहान सबसे पहले टारगेट पर है। अप्रैल के हमले के तुरंत बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी संयुक्त राष्ट्र में बताया था कि इजराइल पलटवार कर सकता है और ईरान के एटमी सेंटर पर हमला उसकी लिस्ट में शामिल है। इसके लिए इजराइल अमेरिकी सैटेलाइट से एटमी सेंटर की मॉनिटरिंग करा रहा है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने जानकारी दी है, मुझे इस बात की चिंता है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ईरान को भी इसकी भनक है। ईरान में मौजूद हमारी टीम को एटमी सेंटर जाने पर रोक लगा दी गई है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा आर्मी के हवाले कर दी है। इजराइल पूरी तरीके से तय कर चुका है कि वो हमला जरूर करेगा, लेकिन हमला कहां होगा और कब होगा, यह आज रात होने वाली वॉर मीटिंग के अंदर तय कर लिया जाएगा। 22 अप्रैल से पहले यहूदियों का बड़ा त्योहार शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल हमला या तो 22 अप्रैल से पहले करेगा या फिर उसके बाद। और इसके लिए रणनीति बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमास की कैद में बंधक है, जिन्हें हमास मार सकता है। ईरान ने हमास से कह भी दिया है, हमला हो तो बंधकों को जिंदा ना छोड़ा जाए। यानी बेंजामिन बदला लेने आगे बढ़े तो बंधकों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। इजराइल पर हमले के बाद से ईरान बहुत खुश है। सेना दिवस मनाया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जबकि इस बीच ईरान एक सीक्रेट तैयारी भी कर रहा है। ईरान फिर से हमले की तैयारी कर रहा है। सात अक्टूबर से भी ज्यादा खतरनाक हमला ईरान कर सकता है। इसके लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम को फेल कराने की प्लानिंग है। ईरान के जासूस इजराइल में जा घुसे हैं, जो इजरायली डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिव करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की साइबर एक्सपर्ट्स की टीम इजरायली डिफेंस सिस्टम को हैक करने की तैयारी में है। साइबर अटैक ठीक उसी वक्त होगा जब ईरान के मिसाइल और ड्रोन इजराइल के इलाके में घुसपैठ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया तो मिसाइल और ड्रोन के अलावा ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में 7 अक्टूबर से भी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं।
लेकिन ऐसा ना हो, इससे पहले ही इजराइल ईरान पर बड़ा अटैक करने की तैयारी में है, जिससे ईरान का वॉर प्लान तबाह हो जाए। इजराइल के टारगेट पर ईरान के एटमी सेंटर हैं, जहां इजराइल पहले भी ड्रोन अटैक कर चुका है। जनवरी 2018 को तेहरान फैसिलिटी सेंटर हमला कर चुका था। यह हमला ध्यान भटकाने के लिए था, जिससे मोसाद कमांडो सेंटर में घुस सके। इस हमले के दौरान मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी जुटाई थी। इसके बाद फरवरी 2022 में नतांज एटमी सेंटर के पास हमला किया, जिसमें IRGC कमांडर की मौत हो गई थी। फिर मई 2022 में परचम मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर अटैक हुआ। ये तेहरान फैसिलिटी सेंटर के पास पड़ता है। हमले में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें केमिकल इंजीनियर की मौत हो गई। पिछले साल जनवरी में इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया। हमले की जांच के लिए ईरान ने UN को चिट्ठी लिखी थी। इस साल 2 महीने पहले फोर्दो एनरिचमेंट प्लांट के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। हालांकि 14 अप्रैल के हमले के बाद इजराइल ने दावा किया था कि ईरान के 99% हमले नाकाम हो गए, लेकिन बाद में कई न्यूज रिपोर्ट में इजराइल में हमले और वहां गिरी मिसाइल की तस्वीरें सामने आई। हालांकि इतना तय है कि जितना विध्वंसक हमला ईरान ने सोचा था, वैसा हमला नहीं हो पाया। यानी ईरान की कुछ मिसाइलें और ड्रोन ही इजराइल के 3 लेयर डिफेंस सिस्टम को भेद पाए, और इसकी तैयारी ईरान भी कर रहा है, जबकि इजराइल तो हमले का खुला ऐलान कर चुका है। इजराइल को अंदाजा है कि उसके पलटवार के बाद ईरान फिर से हमला करेगा, इसलिए इजराइल आयरन डोम का एडवांस्ड वर्जन बॉर्डर पर लगा रहा है। उधर लेयर 2 और 3 में भी ज्यादा डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस दफा हमला हुआ तो अमेरिका कितनी मदद करेगा, इस पर कुछ संशय है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क जा पहुंचे हैं। UNSC की मीटिंग में ईरान ने दावा किया है कि हमले से पहले और बाद में अमेरिका को जानकारी दी थी। अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के पास पुख्ता जानकारी थी तो उसने इजराइल से इसे शेयर क्यों नहीं किया। इजराइल तमतमाया हुआ है। यही वजह है कि उसने ईरान पर हमला नहीं करने की अमेरिका की सलाह को दरकिनार कर दिया। यानी अब इजराइल को हमले का प्लान अकेले बनाना है, जबकि ईरान के साथ रूस और चीन है। बंधकों के संकट से जूझते इजराइल के लिए ये एक और मुसीबत है। अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया तो अरब में इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।